Good morning, children. So we are meeting in lecture number 4 of chapter 6. That is world after World War II. Now see, this is our 4th lecture. Right? In previous 3 lectures, I have explained you everything in detail. What happened? How was UN established? What was meant by Cold War? What incidents took place during time of Cold War? All these things we will explain in detail. How Russia and America became superpower. And in this, Soviet Union disintegrated. What was the condition of Germany? Germany first it was divided, then it was unified. The Great Wall of Berlin was itself pulled down by the people. Everything I have explained you, isn't it? Now, moving forward, we are coming to ending part of the lesson. See, all the topics which we are supposed to study today is written on board. The main topic is that India's contribution at international level. As I told you, children, I am starting my first topic. As I told you, children, कि जो कोल्ड वॉर का समय था उसमें 2 गुट बन गए थे। एक का मुखिया था अमेरिका और दूसरे का मुखिया था रशिया। दोनों गुट आपस में लड़ चुके थे, लड़ते थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की पैरवी कर रहे थे। बराबर है? आचार्य की दोनों गुट ऐसे लड़ते मरते थे। लेकिन एक ऐसा गुट बना जिसमें से नहीं अमेरिका के साथ दोस्ती करनी थी, नहीं रशिया के साथ दोस्ती करनी थी। वो अपने आप से अलग ही रहना चाहता था और वो गुट का नाम बना नॉन अलाइन्ड नेशंस। मैंने कल आपको ये समझाया था। उसकी लीडरशिप किसने ली थी? तो बोलते हैं इंडिया ने ली थी उसकी लीडरशिप। बराबर है? तो इंडिया along with 29 Asian countries and 6 European nations, African nations, total 35 देश का एक समूह बना, गुट बना और उन लोगों ने एक पहल की कि भाई चलो हमको अमेरिका से भी दोस्ती दुश्मनी नहीं है, हमको रशिया से भी दोस्ती दुश्मनी नहीं है। दोनों अपने जगह पे सही है और अपने आप से वो डेवलपमेंट के राह पे चल रही है। सिर्फ बनाने से काम नहीं होता है। जो ये ग्रुप बना, थर्ड ग्रुप बना, नॉन अलाइन्ड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उसमें इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले किया था। तो उसी वक्त कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया ने दिए थे। जब आपकी सेकेंड टर्म की एग्जाम आएगी तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम में पूछूंगा। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल। जो नॉन अलाइन्ड नेशन थे, इंडिया जो यूएन का मेंबर बन चुका था, तो कितनी वफादारी से इंडिया ने नॉन अलाइन्ड नेशंस के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंडिया ने यूएन के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हुआ। तो दैट इज माय टॉपिक, राइट? शैल आई रीड आउट, चिल्ड्रन? आई एम ऑन पेज नंबर 43. ओके, लेट अस सी. India has contributed significantly at the international level during the freedom struggle and after independence. बहुत सारे कामकाज किया था इंडिया ने, बहुत सारा कामकाज किया था, राइट? इंडिया has always opposed imperialism. जहाँ जहाँ गुलामी थी, जहाँ जहाँ तकलीफ थी, सब जगह इंडिया ने सबका अपोज किया कि भाई ये नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया 350 साल तक गुलामी में रहा था और उसको मालूम था कि गुलामी में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो इंडिया का कहने का मतलब ये था कि
जो इंडिया ने सहा था वो कोई और उसको सह ना पाए। वो एक नोबल प्रयास था, नोबल एम था, राइट। इंडिया इज ऑलवेज ऑपोज्ड इंपीरियलिज्म, colonialism and evils like racial discrimination. Racial discrimination को हम बोलते हैं रंगभेद। जो व्हाइट लोग, ब्लैक लोग का बहुत, हमारे जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम का चल रहा है कम्युनलिज्म, यूरोप में, अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत भारी है। आप लोग जब 10th में आओगे बेटा तो आपको इंग्लिश टेक्स्ट में एक लेसन मिलेगा इसके पर, नेल्सन मंडेला का। उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे व्हाट इज मीन बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक लोग के साथ कैसा व्यवहार होता था, व्हाइट लोग को कितनी आजादी मिलती थी। India has always remained active in the formation of United Nations and is actively involved in all the activities. कभी इंडिया ने कोई यूएन के काम में मना नहीं किया, कभी इंडिया ने ऑपोज नहीं किया, right? India has played a very important role in the formation, important role in sending the military to support the United Nations efforts in maintaining international peace and security. यूएन का अपना क्या खुद का आर्मी नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसा होता है, दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, कई देश में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यूएन का जो आर्मी होता है उसको पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। और वो पीस कीपिंग फोर्स में यूएन के जो मेंबर्स होते हैं, जो देश मेंबर्स होते हैं, उसके आर्मी लोग उधर होते हैं। तो उसके हिसाब से इंडिया ने भी अपने आर्मी को भेजा था पीस कीपिंग ग्रुप्स की तहत। मान लो कि यूएन के 100 मेंबर्स हैं, यूएन ने बोला कि सारे देश में से 1,000 की फौज भेजनी है, तो इंडिया ने बिना कोई हिचकिचाहट 1,000 की फौज भेजी थी। और वो फौज दुनिया के किसी भी देश में जहां यूएन बोले वहां काम करते हैं। तो इंडिया ने अपना दायित्व, इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी बहुत निष्ठा से निभाई। आया समझ में? India has worked appreciably in sending military troops to Gaza, Cyprus, Congo and Sri Lanka during the conflicts. ये जो छोटे छोटे देश हैं, इंटरनल इन्फाद होता था, गवर्नमेंट को टॉपल होने की बात होती थी, उस वक्त यूएन की तहत ये सब देश यूएन के मेंबर्स हैं। और ये सब देश ने यूएन को गुहार लगाई होगी कि भैया हमको बचाओ, हमारे पास इतने रिसोर्स तो है नहीं, गरीब देश है ये सब। तो यूएन के मद्देनजर इंडिया ने ये सारे देश में काम किया है, मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आया समझ में? India has helped actively in maintaining peace. India has persistently emphasized on the need of disarmament to achieve world peace and security. World peace चाहिए, security चाहिए, उसमें कोई समाधान नहीं चाहिए। India has expressed, in this issue, it has taken leadership in debates world around and making useful suggestions. Right? कई सारी डिबेट्स होती थी ऐसे ऐसे, तो इंडिया ने सब में हिस्सा लिया है और चारों ओर विश्व शांति की ही बात की है। Right? India has expressed the desire of the entire humanity for peace by presenting the proposal of total nuclear disarmament from the world. जब ये दोनों महान देश, सुपर पावर कंट्रीज, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस लगा रहे थे, तब नॉन अलाइंड नेशन के जरिए इंडिया ने वर्ल्ड को संदेशा दिया था कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है दुनिया में, जरूर है अमन की, शांति की, जरूर है भाईचारे की। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से कोई दुनिया का हल नहीं निकलने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये सब
इंडिया ने यूएन में रह के किए हैं। इट मीन्स मोर एप्रिशिएबल। आप जानते ही हो इंडिया इज अ पीस लविंग नेशन, राइट? हम शांति प्रिय इंसान हैं, लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं, राइट? इंडिया has expressed the desire of entire humanity for peace and presenting the proposal of total nuclear disarmament in United Nations General Assembly. As much to spend the money on the upliftment of the poor people and other countries instead of using money in creation of nuclear weapons and military weapons. इतने सारे खर्चे अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगते हैं, इतने सारे खर्चे आर्मी रेस करने में लगते हैं। इससे तो ज़्यादा ये है कि वो सारा खर्चा फंड अगर एजुकेशन में दिया जाए, अगर हेल्थ में दिया जाए, अगर गरीब लोगों में दिया जाए तो हम मानव कल्याण कर सकते हैं, सही मायने में लोगों का भला कर सकते हैं। ऐसा इंडिया का प्रपोजल यूएन को था और अभी वही पाथ पे इंडिया चल रहा है। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान की इज्जत है। आज सारे देश इंडिया को क्यों मानते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि इंडिया इज अ पीस लविंग नेशन। हम भाईचारा में मानते हैं, हम लड़ाई झगड़े में कभी नहीं मानते, राइट? टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ वेपन्स, राइट? एंड डिमांड फॉर यूनिटी। वर्ल्ड पीस हैज परमानेंटली रिमेन्ड इंडियाज प्राइमरी कंसर्न फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। विश्व शांति हमारा सबसे बड़ा संदेश था और है। इंडिया ने कभी वॉर की लालसा नहीं की है, कभी वॉर की हिमायत नहीं की। इसीलिए तो पाकिस्तान इतना हमको परेशान करता है तो भी हम उसको लेट गो करते हैं। हाँ, पिछले 5-10 साल में उसको उसकी भाषा में जवाब देना शुरू हुआ, क्योंकि इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि हमारा नाम लिखा जाता था। ये तो बोले लोग चिल्लाएंगे। आपने उरी मूवी देखी, कई सारी मूवी देखी है, उसमें खुल्लम खुल्ला बताते हैं वो लोग क्या करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, चिल्लाएंगे, ह्यूमन राइट्स बढ़ाएंगे, अमेरिका को फरियाद करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इंडिया को जितना हैरान हो सके करो। इसीलिए इसके तहत हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी थी अच्छी थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके तहत अक्षरधाम हुआ, इसके तहत पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इसके तहत कश्मीर में इतना आतंकवाद बढ़ा। अच्छा भैया मेरे को आप एक बात बताओ, पिछले 5-7 साल में सब कुछ क्यों कम हो गया? क्योंकि उसको खौफ में बिठा दिया, उसको हमारे पड़ोसी को इतना कड़क संदेशा मिल गया कि भाई हम शांति में मानते हैं तो वेपन्स भी उठाना चाहते हैं। अगर हम शांति से बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ पता नहीं, हम हमारी रक्षा करना खुद जानते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत डल थी, लेकिन पिछले 5-7 साल में फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रिकली और बातचीत की वजह से, कि अभी इंडिया शाइन होने लगा है। अभी करेक्टली चाइना से कितनी परेशानी हो रही, तो भी हमने जवाब दिया है, बराबर? डरने का क्या, हम युद्ध नहीं चाहते। 2 दिन पहले मैंने संसद में राजनाथ सिंह, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसका बयान सुना था। उन्होंने संसद में बताया, मॉनसून सेशन चल रहा है अभी, पहले दिन ही बताया, समझने वाली बात है। उसने पहले दिन बताया कि चाइना जो भाषा बोलेगा वही भाषा में जवाब मिलेगा। अगर एक साइड चाइना शांति की बात करता है, हम तैयार हैं, युद्ध हम भी नहीं चाहते, लेकिन शांति की आड़ में अगर वो युद्ध चाहता है तो उसका जवाब मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम डरपोक हैं, हम लड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की पहली अहमियत है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, शांति से रहो, अमन से रहो। दैट इज द बेसिक concept of India, still living in UN. है समझ में? India has always remained active
to achieve the atmosphere of cooperation, trust, and understanding among nations. Right? So ये बात हुई थी इंडिया's contribution at international level. अभी मैंने जो टॉपिक लिखा है नेबरिंग कंट्रीज का, इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएसएसआर रिलेशन। अच्छा, पहले बात करेंगे यूएस का रिलेशन। तो मैं आपको डीप में बताता हूं कि इंडिया के रिलेशन, यूएस का रिलेशन 9/11 का जब हमला हुआ, जब ट्विन टावर तोड़े गए, उसके बाद इंडिया और अमेरिका का रिलेशन अच्छा होने लगा। पहले मैं आपको बता दूं, इधर जो लिखा है मेरे को मालूम नहीं, इसमें 99% बुकिश लिखा है। मैं आपको एक छोटा 5 मिनट में समझाऊंगा कि जब नॉन अलाइड नेशन बना, बराबर, और एक के बाद एक सारे कंट्रीज इंडिया की पनाह में आने लगे, राइट, और आहिस्ता आहिस्ता बना के 35 मेंबर्स हो गए नॉन अलाइड नेशन के। अमेरिका, रशिया दोनों को चिंता होने लगी कि जो लोग ने अपनी मोनोपोली जनरेट की थी कि हमारे सिवा तो ऐसा कोई है नहीं दुनिया में, तो ये तीसरा मोर्चा कहां से निकल पड़ा? तो वो तो शांति की बात कर रहा है। और एक बात आप लोग मैच्योर हो, एक बात सुन लो, कोई भी देश कितनी भी शांति की बात करे, लेकिन ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज का धंधा वेपन्स पे चलता है। अगर दो देश में लड़ाई नहीं होती तो उसके वेपन्स कहां बिकते? अभी मान लो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कई सारी मूवीज आपने देखी, सीरियस देखी, अब तो खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं, बराबर। तो कई बार ऐसा हमको लगता है यार 17 साल से प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रहा है, 70 इयर्स हो गए, ये नहीं होता। कोई भी झगड़ा हो या 7 मिनट में सोल्व हो सकता है, बात करो खत्म। तो 70 साल तक लड़ने का ऐसे वो सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो लड़ाई जारी रखनी पड़ती है। मान लो कि भारत और पाकिस्तान दोनों को लड़ाना है, तो कोई इश्यू तो चाहिए ना, दोनों को लड़ाने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए। एक मुद्दा मिल गया कश्मीर का, उसके बजाय पॉलिटिशियंस लड़ेंगे, कोई एक देश को इंडिया को बैकअप करेगा, दूसरा देश पाकिस्तान को बैकअप करेगा, वो दोनों लड़ेंगे, और उसके पीछे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंटरनेशनल मार्केट है वेपन्स का, वो चलता रहता है। वो एक प्योर बिजनेस है। किसी को भारत, पाकिस्तान, कश्मीर में कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। और अमेरिका तो ऐसा देश है, उसको जहां फायदा मिले उसके साथ वो रातों रात संबंध अच्छे कर देंगे, और जहां उसका नुकसान होता है तब वो ऑन स्पॉट वो संबंध काट देंगे। एक मैं आपको बात बोलता हूं कि जो आप आतंकवाद बोल रहे हैं, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फिर भी मैं आपको बात बताता हूँ, फिर ये सब पढ़ेंगे, इसमें कुछ पढ़ने का जैसा नहीं है। जिसको आतंकवाद बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इट इज ऑल अ प्री प्लान थिंग ऑफ इंटरनेशनल, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैंने तो ढेर सारा इसमें पढ़ा है, आपको मालूम भी नहीं क्या, स्कूल में आप आओ मैं आपको बताऊंगा। कई सारी मूवीज बॉलीवुड की मैंने देखी है, कई सारी मूवीज इस पे बनी है, खुला बताते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इतना डर्टी पॉलिटिक्स गेम में खेला जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कहाँ से क्या चलता है। हम तो सिर्फ तमाशा देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो ये जो आतंकवाद है वो अमेरिका और रशिया की
देंगे। मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, सुनने वाले को बात है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बिन लादेन, बराबर। उसको अमेरिका ने खत्म किया। हमको ऐसा स्क्रीन पे दिखाया गया कि बिन लादेन ने अमेरिका के दो, न्यूयॉर्क के दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 और 2 टावर्स गिरा दिए। पर्ल हार्बर के बाद, विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला था वो। और उसके बाद वो लादेन के पीछे पड़ गए और तकरीबन 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले अबोटाबाद में लादेन को मारा गया। सब ये जानते हैं लादेन ये था, लादेन वो था, लादेन ये था। लेकिन ये कभी अमेरिका ने बताया कि लादेन का जन्म किसने करवाया था? हम ये दुनिया में आते हैं, हमारा जन्म होता है, प्रोसेस होती है, तो हमारे पीछे हमारा माता पिता का नाम कंपलसरी लगता है। ये बात समझ में? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी देख लो, उसको भी मालूम होगा उसके माता कौन है, पिता कौन है। वैसे तो कोई ऊपर से आसमान में से तो कोई टपका नहीं है। ऐसा तो हुआ नहीं कि वन फाइन डे लादेन नामक कोई आतंकवादी आसमान में से टपका, वो आतंकवाद करने लगा, सबको हैरान परेशान करने लगा और अमेरिका चल पड़ा उसको मारने के लिए। ऐसा तो है नहीं। लादेन का जन्म अमेरिका ने किया था। समझ में? एक सीधा साधा इंसान, आप लादेन के बारे में पढ़ो, एनसाइक्लोपीडिया दिया है, पढ़ो। आप पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, ये सब खूब जानो यार। वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितना पढ़ो, जितना ढूंढो वो कम है। इसमें से 1% भी नहीं दिया है जो सच्चा है। एक सीधा साधा इंसान जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, जो सऊदी के रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसको मटेरियल वेल्थ की कोई कमी नहीं है, उसके दिमाग में रेवोल्यूशनरी थॉट्स के नाम पे धर्म का जहर भर दिया था CIA ने। क्यों? क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट था, इंडिया नॉन अलाइड था। तो रशिया के बिल्कुल नीचे आप ज्योग्राफिकली देखो तो अफगानिस्तान आता है। रशिया अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था और उसको बेस बना के इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में अपना कम्युनिज्म फैलाना चाहता था। तो उसके तहत एग्जिस्टिंग अफगान सरकार को मदद रशिया ने शुरू की और 40 साल में कोल्ड वॉर के वक्त ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां अमेरिका गया और रशिया नहीं गया, और जहां रशिया गया वहां अमेरिका नहीं गया। मैदान मैदान कर दिया था सब कुछ दोनों ने। रशिया की मदद एग्जिस्टिंग अफगानिस्तान सरकार को मिलने लगी, जो अमेरिका से सही नहीं पाता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म बनाया। वो तो जन्मजात भिखारी देश है ही, मुफ्त का मिला, दौड़ पड़े, चलो भाई अमेरिका देता है कुछ। जैसे हम देखते हैं गोलीबार हनुमान जैसे लाइन लगती है, कहाँ लाइन लगी भैया, ठहर जाओ, कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो वैसे वो भीख की लालच में प्लेटफॉर्म बना के CIA ने पाकिस्तान में से अफगानिस्तान में काम शुरू किया। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था रशिया। अच्छा, गवर्नमेंट के सामने लड़ने के लिए CIA ने पाकिस्तान को बेस बना के अफगानिस्तान में चंचुपात शुरू किया
और मुखौटा बनाया ओसामा बिन लादेन, जो एक समय का होनहार लड़का था। आप लादेन की प्रोफाइल पढ़ो, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो कोई एरा गेरा आतंकवादी नहीं था, सड़क छाप गुंडा मवाली नहीं था, तो भी उसके झांसे में आ गया और हथियार उठाए और वो गुट बना अफगान लैंग्वेज में रिलीजियस ग्रुप, फाइटिंग फॉर रिलीजन, जिसको तालिबान नाम दिया गया। सरकार के सामने चैलेंज आई, तालिबानी लोग अमेरिका के सपोर्ट से लड़ते थे रशियन अफगान गवर्नमेंट के सामने। रशिया अफगान गवर्नमेंट को चला रही थी, दोनों अमेरिका और रशिया पर्दे पीछे दोनों आपस में लड़ रहे थे। और मैंने बार बार बोला है, हॉलीवुड की पास मूवीज है, उसमें जैसे हम हमारी ये सड़क छाप मूवी देखते हैं ना, दबंग और एक था टाइगर में, दो था टाइगर में, वैसे वैसे बराबर। उसमें तो कितना एक्शन एक्शन सब कुछ होता है, परफेक्ट मूवीज होती है। आप कभी कभार रेम्बो की सीरीज देखना, सिल्वेस्टर स्टैलोन की, और बहुत बढ़िया हीरो था 90s में। दो हीरो थे, जैसे हमारे अभी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे चल रहे दो तीन, वैसे उस वक्त 80s 90s में, जब मैं आपकी उम्र का था, थोड़ा बड़ा था, उस वक्त हॉलीवुड में दो बड़े नाम थे। एक थे सिल्वेस्टर स्टैलोन और एक था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और स्टैलोन की जो मूवीज बनी है, वो सीरीज बनाते थे उस वक्त। रॉकी की सीरीज है, रेम्बो की सीरीज है, आप रेम्बो 2 देखना, इसमें एक तालिबान वाला इश्यू है, बराबर है। रेम्बो मतलब सिल्वेस्टर स्टैलोन CIA का इंसान होता है और वो अफगानिस्तान में लड़ने जाता है, एक अकेला इंसान पूरे रशियन आर्मी को खत्म कर देता है। पिक्चर में तो यही होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रशिया टूटा, लादेन इतना पावरफुल हो गया, अपनी सरकार बना ली अफगानिस्तान में, तालिबानी गवर्नमेंट। मतलब अमेरिका ही वो देश है जिसने एक सांप के बच्चे को दूध पिला के उछेरा, और वही सांप आगे जाके बड़ा पाइथन बन गया, जिसको अजगर बोलते हैं। सत्ता मिल गई, अफगानिस्तान मिल गया, और वो जिसको अमेरिका ने पैदा किया था, वो अमेरिका के सामने आ गया, उसके खिलाफ खड़ा हुआ, और इसी वजह से अमेरिका को वो तकलीफ देने लगा। तो जिसको अमेरिका ने पाला पोसा था, वो अमेरिका के खिलाफ आज खड़ा है। फिर एंटी सोशल एक्टिविटी शुरू हुई, फिर ये ट्विन टावर वाला इश्यू आया, फिर लादेन की मौत हुई, सब जानते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये दोनों सुपर पावर है, कोई भी देश नहीं छोड़ा है। वियतनाम का टुकड़ा किया, नॉर्थ वियतनाम में रशिया था, तो साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया अमेरिका ने। 10-12 साल तक वियतनाम में युद्ध चला, खत्म कर दिया था वियतनाम। कोरिया में वैसी हालत हुई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के दो बंटवारे हुए। जापान की भी वर्ल्ड वॉर के बाद उसने ऐसी हालत की। भारत पाकिस्तान आज भी लड़ रहे हैं। ईरान इराक को खेदार मैदान कर दिया, 15 साल तक वॉर चला शिया सुन्नी के बीच में। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आतंकवाद नहीं है तो क्या है? अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए, आपका जो हो आप जियो मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए बस। ये नीति है जिसको हम एक्सपोज नहीं कर सकते। बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो बुक में जो पढ़ेगा, पढ़ा है, लिखा है, अच्छा जो फिल्म में DNA बताता है ऐसे, वो एक को पढ़ेगा। लेकिन मैं आपको नाम सही बताता हूँ हर एक लेक्चर में। आप लेक्चर देखते हो, बार बार ये नाम दो, आप ढूंढो, आप पढ़ो, आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी, और आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आपको ये लोग उल्लू बनाते हैं। जो सच है वो छिपता नहीं, मतलब प्रिंट नहीं होता, और जो प्रिंट होता है वो सच नहीं होता। क्या करेंगे? The show must go on. Just a minute, drink our water.
सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्यादे बन चुके हैं, राइट? तो लेट अस सी इंडिया यूएस रिलेशन. So the United Nations, both India and nation are democratic nation. Apart from lot of similarities, there is lots of ups and downs between the nations. How much? The United Nations did not like India's role in joining power blocks and accepting non-aligned nations. ये सारी वार्ता मैंने आपको की ना. Please. Further, they hope that India would join the non-aligned. India would not join the non-aligned nation, but unfortunately, it happened. Right? There was another reason that amicable relation between India and US could not grow. That is US policy favoring Pakistan. एक लाइन दी है, मैंने विस्तार में आपको समझाया क्यों यूएस पाकिस्तान को फेवर कर रहा था. और दुनिया में ऐसे भिखारी देशों की कमी नहीं है, मुफ्त में मिलते हैं तो सब कुछ गालियां भी खा लेते हैं. हम उसको बोलते हैं भैया आपको गाली दी, तो वो क्या बोलेंगे? मुफ्त में दी है ना, क्या पैसे दिए हैं, मुफ्त में तो गाली भी अच्छी लगती है. समझ में? कई ऐसे देश हैं मुफ्त में गाली भी खा लेते हैं, क्यों? मुफ्त का है. समझ में? They supported Pakistan in case of Jammu Kashmir, क्योंकि अपनी दुकान चलानी थी. मैंने आपको बोला क्यों उसको जम्मू कश्मीर को सपोर्ट किया. आज वही अमेरिका पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है. जो अमेरिका जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करता था पाकिस्तान की तरह, आज वही अमेरिका बोल रहा है नहीं इंडिया सही है, जम्मू कश्मीर तो इंडिया का भाग है. तो भैया आप आज आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अभी 50 साल तक कहाँ थे आप? आपका निजी स्वार्थ था जो नहीं लिखा इधर. समझ में? पाकिस्तान had joined US-led military bloc. वो तो मैंने बोल दिया. जन्मदार भिखारी थी, मालूम पड़ा इधर भीख मांग रहे हैं, चलो चल दिए, लाइन में खड़े हो गए. Pakistan had joined US-led power and military blocs, whereas India adopted the policy of non-alignment. किसी के गुलाम नहीं हो रहे थे, राइट? हम अपना खुद करेंगे, राइट? तो इंडिया ने ये स्टांस फिक्स रखा, वो अमेरिका को पसंद नहीं था, राइट? ट्रीटीज रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटी. हमको फोर्स किया गया था आप न्यूक्लियर टेस्ट में ट्रीटी साइन करो. हमने मना कर दिया कि आप पहले पाकिस्तान को बोलो. पाकिस्तान अगर टेस्ट में ट्रीटी साइन करता है न्यूक्लियर वेपन के हम साइन करेंगे. ये तो ये बात हुई. अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आपके हाथ पे बांध देता हूं और फिर आपको बोलूं कि चलो लड़ाई करो, तो क्या हाथ लड़ाई करेंगे आप? तो ऐसी बात हुई थी. हमको टेस्ट बैंक का मना किया था और फिर भी हमने किया था. आपने वो पोखरण मूवी देखी है, उसका बेस है. बहुत गिनाया था अमेरिका, फिर भी कुछ नहीं हुआ. आज आज इंडिया कहाँ है सब देख सकते हो. पोखरण मूवी आपने सबने देखी है ना, उस वक्त की ये बात है. बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी इंडिया ने न्यूक्लियर पावर अटेन किया क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र के पास था. हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन डर जरूरी है. और हमारा परम मित्र ऐसा है तो उसको डराने के लिए ये सब करना पड़ता है. और गुजराती में कहावत है, सांप कौड़े नहीं तो उफाड़ा तो मारे. सांप को आपने देखा है, सब लोग भागते हैं ऐसे पैंट लगाता है. तो क्यों? क्योंकि डर लगता है मेरा दस जाएगा. सांप हमसे, हम जितना डरते हैं ना उससे ज्यादा हमारे से वो डरता है कि इंसान मेरे को मार डालेगा. लेकिन हमको डर रहता है वो हमको काटेगा. इसलिए गुजराती में ऐसे बोलते हैं करवानी में उफाड़ा तो काटो छुपा. इंडिया ने इसकी तरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इसलिए पाकिस्तान शांत रहता है. ना वो चिल्ला चिल्ला के चाहता. वो कश्मीर में 370 नाबूद हुआ, पूरे अपने जमात में गया था, अपने पूरे लागू वाले राष्ट्र के पास गया, भारत ने वो किया, भारत ने वो किया, भारत किसी ने भी उसका हाथ नहीं थामा. एक दो कंट्रीज ने उसका साथ दिया पूरे विश्व में. एक था मलेशिया और एक था टर्की.
दोनों ने उसकी बात सुनी। मलेशिया को तो दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री ने सबक सिखा दिया। जैसे मलेशिया का स्टेटमेंट आया 2019 में कि इंडिया ने गलत किया 370 एप्रोप्रिएट करके, दूसरे दिन ऐसा स्टेटमेंट आया क्योंकि मलेशिया से हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रोक लगा दी। मलेशिया की इकोनॉमी मैक्सिमम इंडियन पाम ऑयल पे चलती है, रोक लगा दी उसने, नहीं चाहिए मलेशियन पाम ऑयल। वैसे तो गरीब देश है, उसमें भी चला गया, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ है, राइट। Then United States persisted that India should sign nuclear non-test ban treaty. बट इंडिया ने अपोज कर दिया कि भाई हमने साइन नहीं करेंगे। पहले आप अमेरिका को बोलो, राइट, पाकिस्तान को बोलो। Then we conducted nuclear test in Pokhran in 1998. There was a remarkable change in relations between two nations after the terror attack of World Center, New York में, बस that is 11 September 2001. The United States is now approaching, accepting the fact that India is growing economically. अभी आज यूएस को इंडिया की जरूरत महसूस होने लगी है, समझ में? Both the nation had intimate relation. On September 2014-15, India's Prime Minister visited America, नरेंद्र मोदी। वो तो बात कही है, लेकिन 2 साल पहले ह्यूस्टन में कार्यक्रम हुआ था, हाउडी मोदी। इतनी हमारे प्रधानमंत्री की उधर लोग चाहता है, राइट? ट्रम्प वो इलेक्शन के लिए मोदी को कैंपेन के लिए बुलाता है उधर। समय समय की बात है, सब कुछ चेंज हो गया है, राइट? अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा वाज द चीफ गेस्ट ऑन 66 डे परेड, वो सब जाने। फिर इंडिया यूएस रिलेशन बहुत अच्छे रिलेशन है। सोवियत यूनियन हेल्प कंसिडरेबली इंडिया इन एस्टैब्लिशिंग की इंडस्ट्री। सोवियत यूनियन ने टेकन, हमारे जो एयरफोर्स है सोवियत यूनियन की देन है। हमारे आज एयरफोर्स में सुखोई है, मिराज है, बराबर। हमारा जो आईएनएस विराट था, वो सब रशियन टेक। हमारा पूरा डिफेंस रशियन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। AK-47 हमारे जवान जो यूज करते हैं, कलानिशिकोव राइफल्स, वो रशियन की देन है। रशियन ने हमारे पास हमारी बहुत मदद की है, बहुत निस्वार्थ मदद थी, कुछ लेने की मदद नहीं थी। इसीलिए इंडिया और रशिया का आज भी संबंध इतना महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं, राइट? और जब जब सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की बात आई, जब उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद किया था, तब रशिया ने हमारे लिए आवाज उठाई थी। वो रूल हम कभी नहीं चुका सकते, और उसके बदले आज हमारे साथ उसके अच्छे संबंध कायम है, राइट? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूजिंग द प्रपोजल ऑफ परमिटिंग इंडिया कश्मीर जम्मू, राइट, वीटो पावर का यूज किया था रशिया ने। फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सबको मालूम है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी स्ट्रेसफुल। जो मैं पढ़ूं इतना ही अंडरलाइन करने का, सब कुछ नहीं पढ़ने का, इसमें लिखा है उससे ज्यादा मैंने आपको बोल दिया है। 3 crucial wars took place between India and Pakistan in 48, 65 and 71. All this war Pakistan was defeated. Even in 99 war, Kargil, Pakistan was defeated. इश्यू क्या गया है? जम्मू कश्मीर। अभी तो वो बात भी खत्म हुई, अब पाकिस्तान की हेगड़े निकल गई है, जम्मू को 370 एब्रोगेट कर दिया है, अब इंडिया का हिस्सा हो गया, अब वॉर की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। पीओके एक तबका बचा है, वो भी ले लेंगे, क्या जल्दी है? 2024 का चुनाव आएगा, उसको धमाका कर देंगे, बराबर है? पीओके भी हो जाएगा, राइट? फिर इंडिया चाइना, अभी टेंशन चल रहा है। इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड रिलेशन इन 54 व्हेन चाइना डिस्प्ले द बाउंड्री ऑफ इंडियन मैप्स। वो गलत मैप दिए थे, और वो गलत मैप की वजह से हमारे युद्ध भी हुआ 1962 में, राइट? The McMahon border showing the border region between India and China was rejected by China, which led to discomfort in the relation. China attacked India in 1962 and captured the regions which was displayed in the map. चाइना ने हमला किया था, 62 का वॉर में हारा था, लेकिन आज का भारत वो 62 का भारत नहीं है। आज चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल है भारत। उस वक्त की नेतागिरी भी ऐसे कुछ थी, नबली नेतागिरी जिसे बोलते हैं। अब तो हमारे पास सक्षम नेता भी है, राइट? इसीलिए चाइना डरता है, वरना तो कहाँ पे वॉर किया होता, राइट?
तो ये सब है। चाइना put the end to the war and war ऐसे। India's Prime Minister Narendra Modi invited Jinping on riverfront Ahmedabad। चाइना की तो चाल है गद्दारी करनी, उसकी जन्मजात आदत है। जिनपिंग इंडिया आए, रिवर फ्रंट पे घुमाए, साउथ में ले गए, नरेंद्र मोदी उसके साथ 2 दिन रहे, फिर भी आज चाइना हमारी ऐसे बोलते हड़ी कर रहा है, राइट। बांग्लादेश got freedom after many struggles in 1971. Bangladesh became independent and sovereign nation as a part of East Pakistan. बराबर, एक ही प्रॉब्लम है। The utilization of river water of Ganga and proper channelizing has only the talk between two nations. बराबर, in 2015 many disputes were solved. जैसे बांग्लादेश से कोई दिक्कत नहीं है, भूटान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। A peaceful and cordial friendship treaty was signed with Bhutan in 1949. Bhutan has successfully sided India on all the foreign policy. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 58. And India also had Bhutan in 1970. Shri Narendra Modi visited Bhutan in 2014. जो मैं पढ़ूँ वही लिखने का। श्रीलंका के साथ भी अच्छे संबंध हैं। India-Sri Lanka relation is very old. Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled there. The citizenship was a main issue. अभी वो issue नहीं रहा, LTT खत्म हो गया। The problems of Tamils had a peaceful talk, and Tamil organization in Sri Lanka had got the solution. Right? Shri Prime Minister Modi visited the region of Jaffa on 13 March 2015. India also had financial help to Sri Lanka. And India, Nepal थोड़ा ऊंचा कूद रहा था अभी चाइना के जोर से, लेकिन उसकी अकल ठिकाने आ गई, चाइना ने लटका दिया उसको। The relation between India and Nepal started signing after 1950. According to this treaty, both nations were considered as sovereign. नेपाल को उन्हें इज्जत दी, नेपाल को बहुत मदद किया, लेकिन वो चाइना के पनाह में चला गया था। Right? Nepal students were allowed to study in India. The rivers flowing from Himalayas came to various parts of Nepal. Due to this, rain affects badly, खास करके कोसी रिवर जो नेपाल से निकलती है और बिहार में तबाही मचाती है। Right? To stop the floods due to rivers, there will talk between two countries. On 25th April, Nepal faced a devastating earthquake. India helped in this earthquake. फिर अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बना दिया, अफगानिस्तान को हमने बहुत मदद की। अभी वो IPL आप देख रहे, राशिद भी खेल रहा है ना अफगानिस्तान की तरफ से। India has a very friendly relation with Afghanistan. बराबर? Last line आप लिख लो। The construction of Afghan parliament building is done by India. फिर Myanmar, Burma. India and Burma relation is very good. After India got independence, Myanmar got independence in 1948. From that relation started. After independence, Myanmar requested financial aid from India, and India helped, and we are having good relation. ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें से ज़्यादा मैंने आपको बताया वही, मैंने जो पढ़ा क्लास में वही अंडरलाइन करने का क्लास टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं है। राइट बच्चों? तो it is your time to take your homework. Come on. I hope you are enjoying this lecture. मैं जो आपको बताता जाता हूँ बेटा, वो आप ढूंढो नेट पे, हाँ? पूरा दिन आप घर पे बैठे हो, सब बात जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप पढ़ो, देखो, आपको रियलिटी पता चलेगी। होमवर्क राइट short note on India's contribution to UN. Topic number 2. Short note on India-US relationship. Right? ये दो टॉपिक आपको होमवर्क में करने के। Right? A short note on India's contribution to UN. A short note on India's US relationship. Okay, children? See you in next lecture.